हेलो एवरीबॉडी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का निर्धारण करेंगे। यानी हम ये देखेंगे कि डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम इन एन ओपन इकोनॉमी जो किस प्रकार से पॉसिबल होता है। तो ये जो है हम जो विदेशी व्यापार गुणक है उसको साथ में जो डिस्कस करते हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो खुली अर्थव्यवस्था होती है, खुली अर्थव्यवस्था का संबंध जो होता है विदेशी व्यापार से होता है, और जब विदेशी व्यापार की बात आती है तो उसके अंदर जो वो विदेशी व्यापार गुणक है वो कार्य करता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले आप विदेशी व्यापार गुणक का मतलब जानते हैं कि विदेशी व्यापार गुणक जो होता है एक देश की खुली अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात के आय और रोजगार के ऊपर प्रभाव को बताता है। ये बताता है कि जब एक देश के अंदर आयात और निर्यात में परिवर्तन होता है तो उसके कारण आय और रोजगार के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये जो विदेशी व्यापार गुणक होता है इसको हम जो निर्यात गुणक भी कहते हैं, क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट यानी जो शुद्ध एक्सपोर्ट है उसके आधार पर एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो परिवर्तन होते हैं, यानी एक देश की राष्ट्रीय आय में जो परिवर्तन होता है उसको जो वो मापता है। तो विदेशी व्यापार गुणक निर्यात में होने वाले परिवर्तन के कारण एक देश में आय में होने वाले परिवर्तन का अनुपात है। निर्यात में परिवर्तन के कारण आय में जितने गुना वृद्धि होती है वह जो विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य होता है। जैसे मान लीजिए शुद्ध निर्यात है वो 100 करोड़ का है। अब 100 करोड़ का शुद्ध निर्यात बढ़ा, उसके कारण देश के अंदर जो इनकम है वो 200 करोड़ बढ़ी। तो इस प्रकार से 2 गुना इनकम बढ़ी है निर्यात के मुकाबले। तो इसके कारण जो विदेशी व्यापार गुणक है उसका मूल्य वो है 2 है। तो इस प्रकार से विदेशी व्यापार गुणक जो होता है उसका जो मूल्य होता है वो ये बताता है कि निर्यात में परिवर्तन के कारण राष्ट्रीय आय में कितना परिवर्तन होगा, कितने गुना आय बढ़ेगी। विदेशी व्यापार गुणक का फार्मूला ये है के एफ, के का मतलब मल्टीप्लायर, एफ का मतलब फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। तो विदेशी व्यापार गुणक का फार्मूला आय में होने वाला परिवर्तन बटा निर्यात में होने वाला परिवर्तन। मान लीजिए एक देश के अंदर निर्यात में जो 100 करोड़ की वृद्धि हुई और उसके कारण इनकम में जो 400 करोड़ की वृद्धि हुई। तो ऐसे में अगर आप मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये अपने पास में डेल्टा वाई है और ये अपने पास में डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा वाई बटा डेल्टा एक्स बराबर हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से विदेशी व्यापार गुणक जो होता है उसका मूल्य हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले के द्वारा। और एक इसका दूसरा फार्मूला होता है, वो फार्मूला है के एफ इज इक्वल टू 1/MP(I) या जिसको MP(M) भी बोलते हैं प्लस MP(S). ये क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। कि एक देश के अंदर जो आय होती है निर्यात से, उस निर्यात आय का कितना हिस्सा जो है वो आयात के ऊपर व्यय किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि पहले जो है एक देश के अंदर जो है 10 करोड़ का आयात होता, शुद्ध आयात होता था, और एक व्यक्ति जो वो 1 करोड़ जो वो आयात करता था। जब ये निर्यात 10 करोड़ का है तो आयात जो वो एक जो वो करोड़ का है। और अब जब ये जो आयात बढ़ा ये बढ़ करके 20 करोड़ का हो गया, और ऐसे में ये जो है वो बढ़ करके 2 करोड़ का हो गया। तो ऐसे में इसमें परिवर्तन होने के कारण इसमें जो परिवर्तन होता है, इसमें कितना परिवर्तन हुआ है 1, इसमें कितना परिवर्तन हुआ है 10। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1/10 यानी 10% जो है वो आयात प्रवृत्ति यानी MPI का मूल्य है। MPI कितने 0.1। तो 0.1 होने का मतलब है कि 10%। तो इस प्रकार से ये जो है MPI वो हिस्सा होता है जो बढ़ी हुई आय के निर्यात के कारण जो आय बढ़ती है उसके कारण जो आयात में वृद्धि होती है। MPS की निर्यात के कारण जो आय बढ़ती है उस आय का कितना हिस्सा जो है व्यक्ति बचत में रखता है। तो इन दोनों का जो गुणक के साथ में विपरीत संबंध होता है। गुणक जो होता है इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि वस्तुओं और घरेलू वस्तुओं और सेवाओं के ऊपर कितना व्यय किया जा रहा है। ये हिस्सा जो घरेलू वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय नहीं किया जाएगा, ये विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय किया जाएगा। ये हिस्सा जो है वो किसी पर भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो इसके कारण ये हिस्सा जितना बढ़ता चला जाता है घरेलू वस्तुओं के ऊपर व्यय उतना ही कम होता चला जाता है। इसके कारण विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य भी कम होगा। तो इसके बीच में और विदेशी व्यापार गुणक के बीच में जो विपरीत संबंध होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखते हैं कि MPA मान लीजिए 0.2 है और MPS है वो 0.3 है।
तो ऐसे में विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य कितना होगा, 1/0.2 प्लस 0.3 यानी 1/0.5। तो ऐसे में विदेशी व्यापार जो गुणक है उसका जो मूल्य है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि आप इसको अगर आगे सोल्व करेंगे तो इसका मूल्य वो 2 आएगा। तो इस प्रकार से ये जो विदेशी व्यापार गुणक होता है ये 1/MPI प्लस MPS के ऊपर निर्भर करता है। अब अगर इनकी मात्रा कम हो जाती है तो ऐसे में विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य भी बढ़ जाता है। जैसे आपा लेकर के चलते हैं कि अब MPI जो है वो 0.1 है प्लस MPS है वो भी 0.1 है, तो 0.2 गया बराबर ये कितना आ जाए, 5 आ जाएगा। तो जब MPI और MPS के अंदर वृद्धि हुई, कमी हुई, तो उसके कारण विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य हुआ है बढ़ गया। तो इस प्रकार से विदेशी व्यापार गुणक और MPS और MPI के बीच में विपरीत संबंध होता है। अब इसके बाद हम विदेशी व्यापार गुणक की अजम्पशन लेते हैं। पहला विदेशी व्यापार गुणक की अजम्पशन है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की अवस्था पाई जाती है, और दूसरा इसके अंदर है कि केवल 2 ही देशों के बीच में विदेशी व्यापार होता है। तो ये जो वो वैसे देखा जाए तो एक देश का बहुत सारे देशों के साथ में जो है आयात निर्यात का संबंध होता है, लेकिन केवल सुविधा की दृष्टि से सिद्धांत बनाने के लिए जो है ये माना गया है कि एक बार जो है वो 2 ही देशों के बीच में विदेशी व्यापार होता है। तीसरी इसकी अजम्पशन है कि निर्यात और आयात में परिवर्तन का तुरंत आय पर प्रभाव पड़ता है, कि अगर एक देश के अंदर निर्यात के अंदर वृद्धि होती है तो उसका तुरंत राष्ट्रीय आय में जो प्रभाव दिखाई देता है, और अगर एक देश का आयात बढ़ता है तो उसके कारण राष्ट्रीय आय में भी तुरंत कमी होनी शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से निर्यात और आयात जो होता है उसका प्रभाव जो वो तत्काल दिखाई देता है। नेक्स्ट है घरेलू निवेश की मात्रा में परिवर्तन नहीं होता, यानी एक देश का जो निवेश होता है वो जो स्थिर रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। सरकारी व्यय में भी परिवर्तन नहीं होता। अगर आप 2 क्षेत्रीय मॉडल लेंगे तो हम जो है सरकार को शामिल ही नहीं करेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप 3 क्षेत्रीय की बात करते हैं तो 3 क्षेत्रीय जो मॉडल होता है उसके अंदर जो होता I प्लस G प्लस X हो जाएगा, C प्लस I प्लस G प्लस X हो जाएगा। तो हम यहाँ पर ये मान करके चलते हैं कि हम केवल इस हिस्से का जो है वो प्रभाव देखना चाहते हैं, यानी एक्सपोर्ट का प्रभाव देखना चाहते हैं। तो एक देश के अंदर जो है ये कंजप्शन है वो भी प्रभावित करता है आय को, इन्वेस्टमेंट भी प्रभावित करता है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी प्रभावित करता है। एक देश के अंदर जो आय में वृद्धि होती है उसको, तो अगर हम केवल इसका एक्सपोर्ट का प्रभाव देखना चाहते हो तो बाकी सभी तत्वों को हम कांस्टेंट मान लेते हैं। तो ऐसे में ये भी माना गया है कि घरेलू निवेश वो भी स्थिर है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो भी स्थिर है, उसमें भी परिवर्तन नहीं होता, और MPC और MPI है वो स्थिर रहती है। अब MPC का संबंध होता है MPS से होता है। अगर MPC, क्योंकि MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1, अगर ये स्थिर है तो ये भी स्थिर रहेगी, क्योंकि दोनों का जो जोड़ होता है वो 1 के बराबर होता है। तो इसलिए MPS को स्थिर करने के लिए मान लिया गया कि MPC है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, या आप यहाँ पर डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि MPS जो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। 2 देशों में के अंदर स्वतंत्र व्यापार होता है, यानी एक देश जो होता है वो आयात निर्यात के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता और ऐसा ही तरीका जो दूसरा देश अपनाता है। तो इस प्रकार से दोनों ही देश जो होते हैं वो आयात और निर्यात के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। तो अब हम जो है ये सिद्धांत आगे देखते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे होता है। अब पहले तो हम जो है ये देखते हैं कि खुली अर्थव्यवस्था होती क्या है। खुली अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंदर विदेशी व्यापार होता है, यानी आयात और निर्यात होता है। तो जिस प्रकार से बंद अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन का या आय का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पर जो इंजेक्शन और जो लीकेजेज होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब अगर आप 2 क्षेत्रीय मॉडल की बात करते हैं तो उसके अंदर C प्लस I इज इक्वल टू C प्लस S, तो C से C कैंसिल हो गया। इसका मतलब ये हमारे लिए जो है इंजेक्शन है, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि होती है, और सेविंग जो है वो लीकेजेज है, क्योंकि जब बचत बढ़ती है तो उसके कारण अर्थव्यवस्था के अंदर जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है, जो आय का चक्रीय प्रवाह होता है, उसमें कमी होती है। तो इस प्रकार से एक देश के अंदर अगर आप बंद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो संतुलन वहाँ पर होता है जहाँ पर जो बचत और निवेश बराबर होते हैं, यानी जो रिसाव और जो समावेश होते हैं वो बराबर होते हैं। तो खुली अर्थव्यवस्था के अंदर भी सिद्धांत ये रहेगा
सिद्धांत का मतलब ये है कि खुली अर्थव्यवस्था के अंदर भी संतुलन वहां पर होगा जहां पर समावेश और रिसाव बराबर होंगे, यानी इंजेक्शन और लीकेज जो एक दूसरे के बराबर होंगे, उसी बिंदु के ऊपर संतुलन होगा। लेकिन ये जो इंजेक्शन और लीकेज है, इनके जो चर है वो बदल जाते हैं। खुली अर्थव्यवस्था के अंदर, जैसे बंद अर्थव्यवस्था के अंदर तो सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, तो ये जो है इंजेक्शन है और ये लीकेजेस है। तो यहाँ पर दो जो है नए कंपोनेंट शामिल हो जाते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को शामिल करते हैं तो एक्सपोर्ट जो होता है वो एक देश के अंदर इंजेक्शन का कार्य करता है कि जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा एक देश के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर आय में उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी, क्योंकि बाहर की इनकम एक देश के अंदर आती है। और अगर एक देश के अंदर इंपोर्ट बढ़ता है तो उसके कारण एक देश की इनकम जो होती है वो विदेशों की वस्तुओं और सेवाओं पर व्यय की जाती है, तो उस देश के अंदर जो है इनकम के अंदर जो है वो कमी होती है। तो इस प्रकार से ये अब की बार क्या हो गया, इंजेक्शन हो गया, और ये क्या हो गया, लीकेज हो गया। तो यहाँ पर ये एलिमेंट चेंज हो गए, लेकिन थ्योरेटिकली जो है वही चीज़ रहेगी कि जो इंजेक्शन इक्वल टू लीकेजेस होना चाहिए। तो अब हम इन दोनों चीज़ों के आधार पर जो वो खुली अर्थव्यवस्था में संतुलन का निर्धारण करेंगे, क्योंकि हम जो केवल 2 क्षेत्रीय मॉडल लेकर के चलते हैं। अगर आप इसको 3 क्षेत्रीय मॉडल में बनाना चाहें तो यहाँ पर गवर्नमेंट टैक्स हो जाएगा और यहाँ पर जो वो टैक्सीज हो जाएगा, कि सरकार जो एक्सपेंडिचर करेगी उसके कारण अर्थव्यवस्था में आय का समावेश होगा, और सरकार जब टैक्स लगाती है तो उसके कारण अर्थव्यवस्था में से जो है आय का लीकेज होता है। लेकिन आप ये नहीं लेकर के चलेंगे, हम जो है केवल 2 क्षेत्रीय मॉडल के आधार पर ही अर्थव्यवस्था में संतुलन का निर्धारण करेंगे। तो अब समावेश देखते हैं कि आप क्या क्या चीजें होती है। समावेश के अंदर वो चर शामिल होते हैं जिसके कारण एक देश के अंदर जो मुद्रा या आय का प्रवाह होता है। तो हमने खुली अर्थव्यवस्था को शामिल कर लिया, तो पहले से जो इन्वेस्टमेंट तो शामिल था ही, तो समावेश के अंदर जो एक्सपोर्ट चर है वो और शामिल हो जाएगा, क्योंकि ये तो एक देश के अंदर है और इसको अपन स्थिर मान लिया। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो केवल एक्सपोर्ट है, तो अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था में आय के प्रवाह में वृद्धि होगी। तो समावेश हमारे पास में ये है, एक्सपोर्ट एक्स प्लस आई, एक्स यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है और आई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। दूसरा रिसाव है, रिसाव के अंदर वो चर शामिल होते हैं जिससे एक देश के अंदर जो है आय में कमी होती है और मुद्रा का प्रवाह जो है बाहर की तरफ होता है। तो इसके अंदर हम जो है शामिल करते हैं इंपोर्ट और सेविंग, क्योंकि इंपोर्ट और सेविंग दोनों की वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर आय का जो प्रवाह होता है उसके अंदर कमी आती है। अब आय का निर्धारण खुली अर्थव्यवस्था में या संतुलन का निर्धारण, आय या एक अर्थव्यवस्था के अंदर जब आप खुली अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो खुली अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जिस बिंदु के ऊपर जो समावेश और जो रिसाव होते हैं, यानी लीकेजेस और जो इंजेक्शन होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। तो हमें पता है कि समावेश जो होता है वो एक्स प्लस आई होता है, यानी एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट होता है, और रिसाव जो होता है वो इंपोर्ट प्लस सेविंग होता है। तो जहां पर ये दोनों बराबर हैं वहां पर जो है अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन का निर्धारण होता है। तो ये तो हमने जो वो बता दिया कि कैसे होता है, लेकिन अब आप जो इसका रेखा चित्र बनाएंगे तो इन दोनों का जो संबंध है, हम किसका निर्धारण कर रहे हैं, हम आय का निर्धारण कर रहे हैं। तो पहले आप जो है इसका संबंध देखेंगे कि इनकम के साथ क्या होता है, फिर आप इसका संबंध देखेंगे कि भी इनकम के साथ में क्या होता है। तो ये जो होते हैं इनका जो है इनकम के साथ में कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि आय को, इन्वेस्टमेंट को तो हमने मान लिया कि भी ये जो वो कांस्टेंट है, और इसको भी अपन ने मान लिया कि भी ये कांस्टेंट तो नहीं है, लेकिन ये वेरिएबल हमारी इनकम का नहीं है, क्योंकि एक्सपोर्ट इज ए फंक्शन ऑफ वाई एफ, कि हमारा जो निर्यात है वो विदेशी लोगों की इनकम के ऊपर निर्भर करता है। अगर विदेशी लोगों की इनकम बढ़ती है तो हमारा जो निर्यात बढ़ेगा, अगर विदेशी लोगों की इनकम बढ़ती है तो हमारे देश के अंदर जो निर्यात है उसमें भी उसी के अनुसार परिवर्तन होगा। हमारे देश की आय में परिवर्तन होने का इस एक्सपोर्ट से कोई लेना देना नहीं होता डायरेक्ट। और ये जो इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट इज ए फंक्शन ऑफ डोमेस्टिक इनकम, ये जो है वो वाई डी के ऊपर निर्भर करता है कि इंपोर्ट है हम कितना करेंगे, हमारे देश की घरेलू आय पर निर्भर करता है। अगर हमारे देश की घरेलू आय बढ़ती है तो इंपोर्ट बढ़ेगा, और देश के अंदर अगर घरेलू आय में कमी होती है तो इंपोर्ट में भी कमी होती है। और
आय के साथ में जो है बचत का है वो भी धनात्मक संबंध होता है। तो इस प्रकार से हम जो है इनके एक बार रेखा चित्र इनके बनाते हैं, फिर हम जो है एक कंबाइंड रेखा चित्र बनाएंगे, जिस रेखा चित्र से हम ये बता पाएंगे कि किस प्रकार से आय का निर्धारण खुली अर्थव्यवस्था में होता है। ये हमारे पास में जो है OX एक्स के ऊपर हमने जो है नेशनल इनकम लिया है और OY के ऊपर हमने जो है इम्पोर्ट और सेविंग लिया है। और आपको ये डायग्राम जो है देखा जाए तो बनाने की आवश्यकता वहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप सीधा जो है एक्सप्लेन कर सकते हो डायरेक्ट, जो आप लास्ट के अंदर फाइनल डायग्राम बनाएंगे वो। लेकिन आपको समझाने के लिए पहले जो ये चित्र बनाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे पास में जो है जो इंजेक्शन और जो लीकेजेज है वो रेखाएं आएंगी। तो इसके ऊपर हमने जो इम्पोर्ट और सेविंग ली है, ये हमारे पास में जो है सेविंग है, जो कि राष्ट्रीय आय के साथ में धनात्मक रूप से संबंधित है। जैसे जैसे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती जाएगी वैसे वैसे जो है बचत में भी वृद्धि होती चली जाएगी। तो ये जो SS रेखा ये हमारे पास में बचत की रेखा है, और ये हमारे पास में जो है इम्पोर्ट की रेखा है। इम्पोर्ट जो होता है राष्ट्रीय आय के साथ में धनात्मक रूप से संबंधित होता है। जैसे जैसे नेशनल इनकम बढ़ती जाएगी, ये देखिएगा, वैसे वैसे जो है इम्पोर्ट का हिस्सा है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो ये जो नेशनल इनकम के साथ में इम्पोर्ट जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है। तो अब हमें जो है इकट्ठा चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेविंग प्लस इम्पोर्ट चाहिए। तो ये जो हिस्सा है सेविंग का, अगर आप इस इम्पोर्ट की रेखा के ऊपर इतना हिस्सा बढ़ा देते हैं, मान लीजिए कि भी ये जो है यहाँ पर जो वो स्टार्ट हो रहा है, तो इसके ऊपर आप यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये जो इसके बीच में जो गैप है वो गैप जो है सेविंग का गैप है। तो सेविंग को हमने इंपोर्ट में जोड़ दिया, तो अब ये हमारे पास में क्या बन गया, ये हमारे पास में जो वो इंपोर्ट प्लस सेविंग यानी लीकेजेज जो है उसका डायग्राम हमारे पास में बन चुका है। तो ये देखिएगा आप, ये हमारे पास में जो है सेविंग प्लस इंपोर्ट यानी लीकेजेज का डायग्राम है। तो हम जब आगे प्रयोग करेंगे तो हम केवल यही लाइन जो प्रयोग करेंगे, वहां हम आगे जो ये इंपोर्ट को अलग से नहीं दिखाएंगे। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट का जो रेखा चित्र है वो, ये हमारे पास में जो इन्वेस्टमेंट की लाइन है, जो कि हमने माना था कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो स्थिर रहता है। अब इन्वेस्टमेंट स्थिर रहने का मतलब है कि एक देश के अंदर जो वो इन्वेस्टमेंट के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा इनकम के साथ में। देखिएगा आप, इनकम का लेवल चाहे कुछ भी हो, इन्वेस्टमेंट उतना ही किया जा रहा है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट जो नेशनल इनकम से प्रभावित नहीं हो रहा। दूसरा, ये जो हमारे पास में एक्सपोर्ट होता है वो भी हमारी नेशनल इनकम से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि ये जो एक्सपोर्ट होता है विदेशों की आय से प्रभावित होता है। हमारे देश की आय का इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे देश में अगर आय बढ़ेगी तो हमारा एक्सपोर्ट जो प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि जब तक विदेशों में आय नहीं बढ़ेगी तब तक जो एक्सपोर्ट में परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार से अगर अपने को क्या चाहिए, अपने को जो है दोनों इंजेक्शन चाहिए, तो इंजेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, x प्लस आई करेंगे। तो हमारे पास में ये जो x है, अगर हम इसके अंदर इतना हिस्सा जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, x प्लस आई, यानी हमारे पास में जो इंजेक्शन की रेखा आ जाएगी। तो ये जो हमारे पास में ऑरेंज कलर की रेखा है, ये जो है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो इन्वेस्टमेंट है उसका जोड़ है। तो अब हमारे पास में दो रेखाएं आ गई, एक तो हमारे पास में ये इससे इंजेक्शन वाली रेखा आ गई, और दूसरी हमारे पास में ये क्या थी, लीकेजेज वाली रेखा थी। संतुलन कहाँ पर होगा, जहाँ पर इंजेक्शन और जो लीकेज जब बराबर होंगे, या जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी वहाँ पर जो संतुलन होगा, और ये जो है नेशनल इनकम का निर्धारण हो जाएगा। तो अब आप आगे जो है वो नेशनल इनकम का निर्धारण करते हैं कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आय का निर्धारण किया जाएगा। ये हमारे पास में जो OX एक्स के ऊपर हमने राष्ट्रीय आय ली है, और OY के ऊपर हमने जो एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को लिया है। तो पहले तो ये देखिए कि संतुलन होगा कहाँ पर, संतुलन जो है उस बिंदु के ऊपर होगा जहां पर इंजेक्शन हमारा क्या है, एक्सपोर्ट प्लस इन्वेस्टमेंट, और हमारा लीकेजेज क्या है, इंपोर्ट प्लस सेविंग। तो जहां पर ये दोनों बराबर होंगे वहां पर जो अर्थव्यवस्था में संतुलन होगा। तो पहले हम जो है घरेलू संतुलन की बात करते हैं कि अगर बंद अर्थव्यवस्था है तो वहां पर संतुलन की क्या स्थिति होगी। बंद अर्थव्यवस्था के अंदर जो है संतुलन उस बिंदु के ऊपर होगा जहां पर सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा, और ये हमारे पास में जो है इन्वेस्टमेंट की लाइन है जो कि OX के समानांतर है। ये दिखाती है कि
जो है वो राष्ट्रीय आय में परिवर्तन का इन्वेस्टमेंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये आई हमारे पास में जो है इन्वेस्टमेंट की रेखा है, और ये जो एस है ये हमारे पास में जो है बचत की रेखा है। अब संतुलन की कंडीशन ये है कि जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर होंगे वहां पर जो है एक अर्थव्यवस्था में संतुलन होगा। तो ये दोनों जो है ई बिंदु के ऊपर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास में जो ई बिंदु है उसके आधार के ऊपर राष्ट्रीय आय का निर्धारण हो गया ओ वाई। तो ओ वाई जो है घरेलू क्षेत्र की राष्ट्रीय आय, जो केवल बंद अर्थव्यवस्था की राष्ट्रीय आय है, उसका निर्धारण हो गया है। अब अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वो हम जो है ये एक रेखा खींच रहे हैं जो कि हमारे पास में लीकेजेज वाली रेखा है, क्योंकि ये जो है शेविंग और इंपोर्ट को दिखा रही है। और ये हमारे पास में जो है वो I+X यानी इंजेक्शन की रेखा है। तो ये दोनों जहां पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं वो ई बिंदु है। तो ई बिंदु से मिलाने वाली एक रेखा हम खींचते हैं, तो ये जो राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है ओ वाई पर। तो अब आप एक बात नोट कीजिएगा कि हमारे यहाँ पर जब राष्ट्रीय आय का निर्धारण हुआ प्रारंभ में, तो उस बिंदु के ऊपर एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो है वो मान लीजिए सेविंग 10 है, तो इन्वेस्टमेंट भी कितना है 10 है। अब मान लीजिए कि भी ये जो टोटल है ये 50 है, तो ये भी इस बिंदु के ऊपर कितना होगा 50 होगा ये बिंदु के ऊपर। तो अगर इसमें से सेविंग 10 है और इन्वेस्टमेंट 10 है, तो ये इंपोर्ट कितना बच गया 40, ये एक्सपोर्ट कितना बच गया 40। तो इसका मतलब क्या है, जहां पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर होंगे तो अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन जो होता है, अगर उसी बिंदु के ऊपर राष्ट्रीय आय का संतुलन जो है खुली अर्थव्यवस्था के द्वारा भी होता है, तो उस बिंदु के ऊपर जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट भी बराबर होते हैं। तो ऐसे में घरेलू जो आंतरिक संतुलन भी होता है और अर्थव्यवस्था के अंदर बाहरी संतुलन भी होता है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है BOP जो होता है वो संतुलन में होता है, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। नेक्स्ट, अब हम जो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को एक्सपोर्ट को चेंज करके देखते हैं कि क्योंकि विदेशी व्यापार गुणक क्या है, विदेशी व्यापार गुणक ये है कि एक्सपोर्ट में होने वाले परिवर्तन के कारण जो है राष्ट्रीय आय में कितना परिवर्तन होता है। तो अगर एक देश के अंदर पहले एक्सपोर्ट जो है एक्सपोर्ट जो वो एक्स के द्वारा दिखाया गया है, तो अब हम जो एक्सपोर्ट को बढ़ाते हैं तो ये जो I+X वाली रेखा ये बढ़ जाएगी। अब जो है एक्सपोर्ट बढ़ करके I+X1 हो गया। तो यहाँ पर ये जो वृद्धि है ऊपर की तरफ शिफ्टिंग हुई है, ये किसकी वजह से हुई है डेल्टा एक्स की वजह से हुई है, यानी निर्यात में जो परिवर्तन हुआ उसके कारण ये रेखा ऊपर की तरफ बढ़ गई। अब इसके कारण संतुलन का जो है नया बिंदु होता है, क्योंकि ये हमारे पास में ये जो रेखा है ये जो वो लीकेजेज वाली है, ये जो है इंजेक्शन वाली रेखा है। तो इंजेक्शन वाली रेखा जो है लीकेजेज वाली रेखा को एक नए बिंदु पर कट करती है, तो वो जो हमारे पास में बिंदु आता है E1, और इससे जो आय का निर्धारण होता है वो Y1 होता है। तो इस प्रकार आप नोट कीजिए कि जब एक्सपोर्ट के अंदर केवल इतना परिवर्तन हुआ तो उसके कारण आय के अंदर जो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। तो ये जो X से X1 तक जो हम गए हैं उसमें जो परिवर्तन है वो तो कम है, लेकिन उसके मुकाबले हम Y से Y1 में गए हैं वो परिवर्तन ज़्यादा है। तो ये दिखाता है कि जो है निर्यात में जो परिवर्तन हुआ है उसके कारण आय में कई गुना ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। अब यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा कि क्या एक देश के अंदर जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट संतुलन में है क्या। उसके लिए हमें जो है एक्सपोर्ट और जो इंपोर्ट है उसके साथ साथ जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी देखना पड़ेगा। तो जहां पर संतुलन का बिंदु है E1 यानी राष्ट्रीय आय का निर्धारण होता है Y, उस बिंदु के ऊपर जो है अर्थव्यवस्था के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट को देखिए। यहाँ पर सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, ये A B के बराबर दोनों के बीच में गैप है। सेविंग कितनी है Y1 और इन्वेस्टमेंट कितना है Y1। तो ऐसे में सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम है, लेकिन ये दोनों का जो जोड़ का हिस्सा है वो बराबर है। इसको आप और थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। S+M बराबर I+X1, ये तो बराबर है हिस्सा। अब मान लीजिए कि सेविंग ज़्यादा है, सेविंग हो गई 20 की और इन्वेस्टमेंट है वो है 10 का, और ये दोनों हिस्सा बराबर होने के बराबर कब होंगे, जब इंपोर्ट कम होगा। अगर इंपोर्ट मान लीजिए 40 का है तो इसका टोटल कितना हो गया 60। अब ये इसके बराबर कब होगा, जब एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा।
कितने का? 50 का। तो ऐसे में देखिए कि जब कभी भी अर्थव्यवस्था के अंदर ऐसी स्थिति होती है कि अर्थव्यवस्था संतुलन में उस बिंदु पर होती है जिस बिंदु के ऊपर जो होता है सेविंग ज्यादा होती है और इन्वेस्टमेंट कम होता है, तो उस अवस्था के अंदर जो है व्यापार संतुलन जो होता है हमेशा ही अनुकूल होता है। यानी उस अवस्था के अंदर एक देश का एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इम्पोर्ट कम होगा, क्योंकि अगर ये एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं होगा तो ये दोनों एरिया कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर जो सेविंग ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम है, इस कम इन्वेस्टमेंट की भरपाई किसके द्वारा की जा रही है? एक्सपोर्ट के द्वारा की जा रही है। तो ऐसी अवस्था के अंदर जो एक देश का भुगतान शेष जो होता है वो अनुकूल होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? अनुकूल होता है, क्योंकि उस देश के अंदर एक्सपोर्ट ज्यादा होते हैं और इम्पोर्ट कम होते हैं। तो ये हमने जो है डिस्कस कर लिया कि जब एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर एक्सपोर्ट में वृद्धि होती है तो उसके कारण जो है आय में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। अब मान लीजिए एक्सपोर्ट कम हो गया, पहले जो एक्सपोर्ट था वो था x के बराबर था, अब एक्सपोर्ट कम होकर के x2 हो गया, तो ये हमारे पास में नया जो है इंजेक्शन का पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ग्रीन हम जो ब्लू लाइन देख रहे हैं इसके अंदर ये जो परिवर्तन हुआ है किसकी वजह से हुआ है? एक्सपोर्ट में कमी की वजह से। तो एक्सपोर्ट में कितनी कमी हुई है? इतनी कमी हुई है। अब उसके कारण जो ये नई हमारे पास में जो इंजेक्शन की रेखा है ये हमारे पास में जो लीकेजेज है उसको एक नए बिंदु पर कट करती है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में संतुलन तो वहीं पर होगा जहाँ पर ये जो लीकेजेज और इंजेक्शन एक दूसरे के बराबर होंगे। तो संतुलन जो है किस बिंदु पर होता है? E2 बिंदु पर होता है, और उसके कारण जो आय का निर्धारण होता है वो Y2 का होता है। अब आप देखिएगा कि इन्वेस्ट जो एक्सपोर्ट है उसमें थोड़ी सी कमी हुई है, लेकिन उसके कारण जो आय में काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है। तो इस प्रकार से जब इन जो एक्सपोर्ट है उसमें कमी होती है तो उसके कारण आय में भी कई गुना ज़्यादा कमी होती है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो आय में भी कई गुना ज़्यादा वृद्धि होती है। तो यहाँ पर एक अर्थव्यवस्था जो बाहरी रूप से तो संतुलन में है, लेकिन आंतरिक रूप से अर्थव्यवस्था संतुलन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं है। तो अब हम देखेंगे कि ये बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या दिखा रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है। तो जब संतुलन Y2 पर होता है तो इस बिंदु के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट अधिक होता है और सेविंग है वो कम होती है। सेविंग कितनी है? सेविंग जो है Y2D के बराबर है, जबकि इन्वेस्टमेंट जो है वो Y2C के बराबर है। तो इसका मतलब ये जो गैप है C और D का, ये जो गैप इस चीज़ को दिखा रहा है कि अर्थव्यवस्था के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग कम है। तो पापा वहीं पर देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में संतुलन कहाँ पर होगा? जहाँ पर सेविंग प्लस इम्पोर्ट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस x2 है, यहाँ पर ये होगा। तो अगर मान लीजिए कि भी इनको आप देखते हैं कि सेविंग जो है वो कम है, सेविंग है वो केवल 10 की है और इन्वेस्टमेंट जो है 30 का है, तो ऐसे में ये दोनों जो कंपोनेंट है ये और ये कब बराबर होगा? ये उस अवस्था के अंदर बराबर होगा कि जितनी कमी सेविंग में हुई है उतने ही इम्पोर्ट ज़्यादा हो, प्लस 40 और 10 कितना हो गया? 50। इसको 50 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट आप 20 जोड़ देते हैं। तो इस अवस्था के अंदर देखिए जब कभी भी सेविंग के मुकाबले जो है इन्वेस्टमेंट अधिक होता है तो उस अर्थव्यवस्था के अंदर संतुलन के बिंदु के ऊपर जो है इम्पोर्ट भी ज़्यादा होगा एक्सपोर्ट के मुकाबले। तो इम्पोर्ट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि इस देश के अंदर भुगतान शेष जो वो प्रतिकूल होता है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है एक देश के अंदर अगर घरेलू संतुलन होता है तो उस देश के अंदर बाहरी संतुलन भी होता है। यानी अगर एक देश के अंदर सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर है तो जब खुली अर्थव्यवस्था में आप संतुलन का निर्धारण करते हैं तो एक देश का भुगतान शेष भी संतुलन में होता है। अगर एक देश के अंदर सेविंग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कम है और बाहरी संतुलन अगर उस अर्थव्यवस्था में है तो उस अर्थव्यवस्था के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट अनुकूल होता है। और अगर एक देश के अंदर जो सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और बाहरी तौर पर अर्थव्यवस्था संतुलन में है तो उस अवस्था के अंदर एक देश के अंदर भुगतान शेष जो होता है वो प्रतिकूल होता है। तो इस प्रकार से ये हमने रेखा चित्र के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से एक देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जब आयात और निर्यात होता है तो उस अवस्था के अंदर जो संतुलन का निर्धारण किया जाता है। और संतुलन के निर्धारण के साथ साथ हमने ये भी देखा कि निर्यात में होने वाले परिवर्तन के कारण किस प्रकार से विदेशी व्यापार गुणक के अनुसार आय में परिवर्तन होता है। अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो उसके कारण जो है इनकम में कई गुना ज़्यादा वृद्धि होती है, और अगर एक्सपोर्ट कम होता है तो इनकम में कई गुना ज़्यादा कमी होती है, जो कि विदेशी व्यापार गुणक के अनुसार होती है। अब हम देखते हैं विदेशी प्रति प्रभाव या अति निर्यात प्रभाव।
कई बार ये 2 नंबर में पूछ लेते हैं कि विदेशी प्रतिप्रभाव क्या होता है, कि एक देश के जो आयात और निर्यात होते हैं वो दूसरे देश की राष्ट्रीय आय पर भी प्रभाव डालते हैं। अब मान लीजिए कि हमने अभी तक देखा था कि भारत का जो निर्यात है वो जो है भारत की जो इनकम को प्रभावित नहीं करेगा, भारत की इनकम को इनडायरेक्टली प्रभावित करेगा, डायरेक्टली प्रभावित नहीं करेगा। कि जब भारत का निर्यात बढ़ा तो भारत का निर्यात बढ़ने के कारण जो इनकम थी वो विदेशों की बढ़ गई। अब अगर विदेशों की इनकम बढ़ेगी तो वो जो है भारत से एक्सपोर्ट भी ज़्यादा करेंगे, और जब भारत से एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो उसके कारण जो है भारत की आय में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से जब एक देश के आयात और निर्यात में परिवर्तन होता है तो उसके कारण जो दूसरे देशों की आय के ऊपर प्रभाव पड़ता है, उसे हम जो विदेशी प्रतिप्रभाव या अति निर्यात प्रभाव कहा जाता है। बात समझ में आ गई है? तो इस प्रकार से जो एक देश के जो व्यापार होता है उसका न केवल खुद के ऊपर प्रभाव पड़ता है बल्कि दूसरे देश की राष्ट्रीय आय पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। जब एक देश का आयात बढ़ता है तो जिस देश से आयात किया गया है उस देश की आय में गुणक के अनुसार वृद्धि होगी, और जब दूसरे देश की आय बढ़ती है तो वो पहले देश से अधिक मात्रा में आयात करेगा, और एक देश का जो आयात है वो दूसरे का निर्यात है। इसका मतलब दूसरे देश की आय बढ़ने के कारण पहले देश का निर्यात बढ़ा, और निर्यात बढ़ने के कारण विदेशी व्यापार गुणक के अनुसार उसकी आय में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार प्रतिप्रभाव के कारण जब कभी भी इम्पोर्ट बढ़ता है तो उसके कारण जो दोनों ही देशों की आय में वृद्धि होती है। हाँ, ये जो प्रतिप्रभाव होता है ये छोटे देश के लिए प्रतिप्रभाव जो होता है वो अधिक होता है, और बड़े देश के लिए प्रतिप्रभाव जो होता है वो कम होता है। अब छोटे देश के लिए प्रतिप्रभाव कम होता है छोटे देश के लिए। अब छोटे देश के लिए प्रतिप्रभाव कम होने का मतलब ये है कि अगर एक छोटा देश अपना इंपोर्ट ज्यादा कर भी देता है तो भी बड़ा देश जो उसकी इनकम में ज्यादा वृद्धि नहीं होती, क्योंकि छोटा देश जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर जो आयात कर पाता है, और बड़े देश के लिए जो वो थोड़ी सी मात्रा बढ़ना जो वो कोई विशेष ज्यादा जो वृद्धि लेकर के नहीं आती, क्योंकि इसका जो आर्थिक गतिविधियों का लेवल या जो जीडीपी का लेवल होता है वो काफी अधिक होता है। तो ऐसे में ये इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं कर पाता। लेकिन अगर एक बड़ा देश जो होता है वो अगर छोटे देश के अंदर थोड़ी सी भी अगर आयात ज्यादा करता है, इससे इसका जो निर्यात बढ़ता है तो इसके कारण इस देश की आय में काफी ज्यादा वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से जो बड़ा देश होता है उसका प्रतिप्रभाव जो होता है वो ज्यादा होता है, और छोटे देश का प्रतिप्रभाव जो होता है वो कम होता है। विदेशी प्रतिप्रभाव या जो अति निर्यात प्रभाव होता है उसके कारण भुगतान शेष अपने आप संतुलन में आ जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब मान लीजिए कि भारत का जो ये सिचुएशन है कि भारत का एक्सपोर्ट कम और इंपोर्ट ज्यादा, इसका मतलब भारत का बीओपी जो है प्रतिकूल है। तो ऐसे में जिस देश से भारत जो है भारत से जो है आयात ज्यादा हो रहा है, या मान लीजिए ये जो है इंडिया है और ये जो है यूएसए है। अब यूएसए का इंपोर्ट बढ़ा तो यूएसए का इंपोर्ट बढ़ने के कारण यूएसए के लोगों की जो है इनकम बढ़ेगी, और जब इनकम बढ़ेगी तो उसके कारण वो भारत से जो एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, और जब भारत से एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो ये जो एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो विदेशी प्रतिप्रभाव होता है ये जो है अपने आप भुगतान शेष को संतुलन में ले आता है। और अगर प्रतिकूल होता है तो देखिएगा आप कि भारत का जो एक्सपोर्ट ज़्यादा है इसका इंपोर्ट कम है, तो इस देश की इनकम के अंदर कमी होगी, और जब इस देश की इनकम में कमी होगी तो उसके कारण जो है भारत के एक्सपोर्ट है वो भी कम होगा, और एक्सपोर्ट कम होकर के इंपोर्ट के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो विदेशी प्रतिप्रभाव होता है इसके कारण एक देश का जो भुगतान शेष है वो सदैव संतुलन में बना रहता है। अब इसके बाद है विदेशी व्यापार से संबंधित हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो विदेशी व्यापार गुणक का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें जो है निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि आयात प्रवृत्ति में परिवर्तन का ध्यान, कि समय के साथ साथ जो होता है आयात प्रवृत्ति जो होती है उसमें परिवर्तन होता रहता है, और आयात प्रवृत्ति में परिवर्तन के कारण जो है विदेशी व्यापार गुणक के मूल्य में भी परिवर्तन आता रहता है। तो जब कभी भी हम विदेशी व्यापार गुणक को स्टडी करते हैं तो उसके लिए हमें जो आयात प्रवृत्ति में होने वाले परिवर्तन को भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा है एमपीसी और एमपीएस में परिवर्तन, की अर्थव्यवस्था के अंदर जो है लोगों की रुचि फैशन आदतों में परिवर्तन होता रहता है, और इसके कारण जो है उनके जो कंजप्शन और सेविंग है उसमें भी परिवर्तन होता रहता है, और इनमें परिवर्तन का जो विदेशी व्यापार गुणक के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में एमपीसी और एमपीएस में होने वाले परिवर्तन को भी विदेशी व्यापार गुणक का अध्ययन करते समय जो है ध्यान में रखना चाहिए।
आगे बचत और निवेश में परिवर्तन का भी ध्यान। समय के साथ साथ एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट और बचत में भी परिवर्तन होता है, और इनमें परिवर्तन होता है, उसके कारण भी अर्थव्यवस्था के अंदर जो विदेशी व्यापार गुणक है उसके मूल्य में परिवर्तन होता है। तो इनमें होने वाले परिवर्तन को भी जो है विदेशी व्यापार गुणक में शामिल करना चाहिए। वैसे तो ये माना गया है कि इन्वेस्टमेंट और जो बचत होती है उसको जो स्थिर माना गया है इसके अंदर विदेशी व्यापार गुणक के अंदर, लेकिन हकीकत में ये स्थिर नहीं होते, ये परिवर्तनशील होते हैं। तो इनमें होने वाले परिवर्तन को भी विदेशी व्यापार गुणक में शामिल करना चाहिए। अब हम असेसमेंट का देखते हैं। विदेशी व्यापार गुणक क्या है? खुली अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन या संतुलन का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है? आपको जो है इन प्रश्नों के जो है जवाब देने हैं। एक विदेशी व्यापार गुणक कैसे कार्य करता है और विदेशी व्यापार गुणक से संबंधित कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। इसी के साथ अपना ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।